चलिए देखते हैं टॉपिक 3.11 सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, सेल्स के बारे में आप जानते हो, आप जो पेंसिल सेल यूज़ करते हो वो एक तरह का सेल है, वो ड्राई सेल है। फिर कार में, मोटरसाइकिल में जो बैटरी आती है उसमें रिचार्जेबल सेल होता है, तो वो एक तरह से सेकेंडरी सेल है। ठीक है, आपकी मोबाइल में जो बैटरी आती है वो बैटरी भी सेल से बनी होती है, 3 सेल होते हैं उसके अंदर। उस 3 सेल का कॉम्बिनेशन करके आपको एक पूरी बैटरी बना के दी जाती है। तो बैटरी यानी कि सेल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस सेल में, जैसे कि ये पेंसिल सेल की मैंने बात की, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 1.5 वोल्ट, तो वो जो है वो उसका ईएमएफ है। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें लिखा नहीं होता, वो हम कैसे फाइंड करना है अभी देखने वाले हैं। तो इस सेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सेल बनता कैसे है। देखिए, किसी भी सेल का कंस्ट्रक्शन बेसिकली इस तरह का होता है। इस तरह के सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ये नाम याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं पॉजिटिव और दूसरे को कहते हैं ऑब्वियसली नेगेटिव। और इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, उसमें डिप किया जाता है। और अब ये इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसके बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, चार्ज के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर को ज़रा समझिए। ये एक वेसल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। ये एक तरह से एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे कि H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, या फिर HCl का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, या ऐसी किसी तरह का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे डाला जाता है। और इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड्स डाले गए। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मेटल के बने होते हैं और वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ केमिकल प्रोसेस करते हैं। अब एक केमिकल प्रोसेस ऐसे होती है कि जिस वजह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। मीन्स कि वो नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है तो खुद पॉजिटिव बन जाता है। और ये इलेक्ट्रोड उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ केमिकल प्रोसेस करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये खुद नेगेटिव हो जाता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से खुद नेगेटिव चार्ज हो जाता है। किसकी रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में। देखिए, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सपोज के 0 वोल्ट पे है, ऐसे सोचते हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव वी पोटेंशियल पे आ जाता है, और ये जो राइट साइड का इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव वी पोटेंशियल पे आ जाता है। आप समझ रहे हो ऐसा क्यों होता है? ये ठीक से एक बार समझ लीजिए, वापस समझा रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के साथ केमिकल प्रोसेस करता है, लेकिन इस केमिकल प्रोसेस में होता यह है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता है। मीन्स ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, या फिर कहें कि पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब करता है, तो उस वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में सपोज कि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वी पोटेंशियल पे आ गया, और उसी वक्त इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। सपोज कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव वी पोटेंशियल पे आ गया। ऑलराइट, अब आप समझिए, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर P और N पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेक करोगे तो कितना हो जाएगा? सोचिए, ये पॉजिटिव वी है और ये नेगेटिव वी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वी माइनस माइनस वी, तो ये हो जाएगा +2V, है कि नहीं? मीन्स सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है +5 वोल्ट पे आता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है वो -5 पे आता है, तो आपको इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो दरअसल कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको 10 वोल्ट। सही है? वैसे
टेक्स्ट बुक में इन दोनों पोटेंशियल का नाम कुछ ऐसे दिया है, इसको कहा है प्लस वी पॉजिटिव और इसको कहा है माइनस वी नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे में P और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, देखिए ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N विल बी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। इसका मतलब V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF शॉर्ट फॉर्म है इसका EMF ऑफ द सेल एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ये सिंबल याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। So here epsilon is how much? V positive plus V negative and obviously it will be always greater than 0। ठीक है, हमने जो अभी बात की, हमने जो एग्जांपल लिया उसके मुताबिक एप्सिलॉन कितना होगा? 10 वोल्ट, राइट। चलिए अब इसमें एक बात समझने लायक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझिए। आप इसको कहते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, लेकिन आपने देखा ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कन्वेंशनल नाम है, पहले से चला आ रहा है, इसलिए ये ऐसे नाम दे दिया है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। ये नाम जो चला आ रहा है वो हिस्टोरिकल रीजन से है, किसी साइंटिस्ट ने अपने टाइम में ये नाम दे दिया, और वो भी इसलिए नाम दे दिया ताकि वो जो इस फिनोमिना को अच्छे से समझा पाए आपको, बस इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे नाम दे दिया। लेकिन आप याद रखना कि ये कोई फोर्स नहीं है, ये दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि ये दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इसका यूनिट भी होगा वोल्ट, राइट, इसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा। ये नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें बाहर एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है कैपिटल R, राइट। इसी फिगर को सिंबॉलिकली यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये जो सिंबल है वो है सेल का सिंबल। मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करके बताता हूँ। सेल का सिंबल इस तरह से होगा। कैपेसिटर में आप दो प्लेट ड्रॉ करते हो लेकिन दोनों प्लेट की लेंथ सेम होती है। यहाँ पे एक की लेंथ बड़ी होगी जो कि पॉजिटिव है और दूसरे की लेंथ छोटी होगी जो कि नेगेटिव है। तो इस तरह से ये सेल का सिंबल है, ठीक है। तो ये सेल और इसके साथ यहाँ पे ऐसे रजिस्टर जोड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में इसमें कॉन्स्टेंटली स्टेडी करंट फ्लो होगा, इसमें स्टेडी करंट फ्लो होगा। क्यों होता है ये समझिए। क्योंकि यहाँ आउटर सर्किट में जो करंट है वो ऐसे पास होता है रजिस्टर में से, मीन्स P से लेके C, C से D और D से वापस N पे आता है। इस तरह से करंट फ्लो होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आउटर सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन उसी वक्त इंटरनल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होता है, इस तरह। समझ रहे हो आप बात। इंटरनल सर्किट में यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट N से लेके P तक फ्लो होता है, जबकि आउटर सर्किट में करंट P से लेके N तक फ्लो होता है। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक लूप बन जाता है। देखिए इस नीचे की फिगर में मैं ये लूप ऐसे दिखा सकता हूँ, इस तरह से ये पूरा लूप बन जाता है। ये तो फिर भी अभी मैंने आउटर सर्किट का ही फ्लो ड्रॉ किया है, लेकिन आप सोचिए कि अंदर भी अगर सेल में भी अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक लूप बन गया। तो इस लूप में करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, P से लेके N तक बाहर और अंदर N से लेके P तक। तो इसका मतलब आप अब समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो तो भाई सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो कोई कंडक्टर नहीं है। इसलिए करंट को
इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास होते वक्त एक रेजिस्टेंस फील होता है और वो जो रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको स्मॉल आर से डिस्प्ले किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस सर्किट में या कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया है, ज़्यादातर उसको शो नहीं किया जाता क्योंकि वो सेल के अंदर होता है। अब इस सेल के अंदर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना है तो मैं कैसे करूं? ऑब्वियसली नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर ऐसी मेथड यूज़ की जाती है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये सेल ड्रॉ किया और उसके पास ऐसे एक रेजिस्टेंस लिया जाता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे ब्रैकेट कर दिया जाता है ऐसे। अब ये है आपका ईएमएफ एप्सिलॉन और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये सर्किट में इस तरह से शो किया जाता है, मीन्स कि सेल के अंदर नहीं शो किया जाता, सेल के बाहर शो किया जाता है। वैसे भी सेल के अंदर आप शो कैसे करोगे, तो ये सेल के बाहर इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया जाता है। क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये रेजिस्टेंस इस पूरे लूप में ही आ रहा है ना। अगर वो सेल के अंदर है तो वो तो लूप में ही आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप इसको अंदर शो करो या बाहर शो करो क्या फ़र्क पड़ता है, वो रजिस्ट तो करेगा ही। तो इस तरह से ड्रॉ करने में आसानी होती है, इसलिए हम हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को आउटसाइड शो करते हैं, बट उसके ऊपर एक ब्रैकेट किया जाता है ताकि पता चल जाए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या मैं आपको समझाता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना कैपिटल आर, वो अगर इनफाइनाइट हो, अगर ये इनफाइनाइट है तो क्या होगा सोचिए, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अगर ये इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इनफाइनाइट कैसे करोगे आप? भाई इस रजिस्टर को निकाल दो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मेरी बात को समझ रहे हो आप? अगर आप रेजिस्टेंस को निकाल दो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसे होगा, ये अब समझने लायक है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से एक फिगर ड्रॉ करके आपको बात को समझाता हूँ। देखिए ये है वेसल जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है और ये है सपोज कि हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये हो गया हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें ऐसे सॉल्यूशन भरा पड़ा है और ये है टर्मिनल P और ये है टर्मिनल N, P और N इस तरह से। ठीक है, अब हमने अभी तक ऐसे लिया था कि भाई ये जो P टर्मिनल है इसका पोटेंशियल आता है V पॉजिटिव और ये जो N टर्मिनल है उसका पोटेंशियल आता है V नेगेटिव। ये पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में था? ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में था। ये जो है ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोटेंशियल आपने लिखे हुए हैं, राइट। अब उस डिस्कशन में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लेके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं माना था और इसलिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ज़ीरो ले लिया था। आप समझ रहे हो, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम ही नहीं किया था, कोई कैलकुलेट ही नहीं किया था। लेकिन अब समझिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस फेस होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ऐसा कोई रेजिस्टेंस वहाँ पे होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये सॉल्यूशन में से जब करंट पास होगा तब वो फेस करेगा। इसको आप जानते हो कि स्मॉल आर कहते हैं। तो ये स्मॉल आर जितना इंटरनल रेजिस्टेंस जो है करंट को फेस करना पड़ेगा जब वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ A और यहाँ पे जो नाम है
वो है बी। ठीक है, अब अगर इसमें से करंट फ्लो होता है तो क्या होगा ये समझना है हमें। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर पहले बना लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया एक्सटर्नल रजिस्टर आर। ओके, अब देखिए इस पूरी सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा ये मैं दिखाता हूँ। देखिए एक्सटर्नल सर्किट में यानी कि जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ये है करंट आई, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पी से लेके एन तक जा रहा है। ठीक है, उसी वक्त इंटरनल सर्किट में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। ऐसे मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ, ये ऐसे करंट जा रहा होगा, ये है करंट आई। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अगर हम पॉइंट P और N के बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम नाम दे देते हैं V, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा ये देखते हैं। याद रहे कि V जो है वो P और N पॉइंट यानी कि जो बैटरी के सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो V कितना हो जाएगा समझिए। देखिए V में पहला तो मुझे लेना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A, पॉइंट PA प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड N। राइट, एक बार समझ लीजिए, पहले मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इस P पॉइंट और A पॉइंट के बीच में, फिर लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इस A पॉइंट और B के बीच में, फिर लिखा पोटेंशियल डिफरेंस ये B से लेके N के बीच का। राइट, अब देखिए आपको P से लेके A तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपको V पॉजिटिव दिया ही है, आपको पता है। राइट, तो इसको मैं लिखता हूँ V पॉजिटिव। ये रहा पॉइंट P से लेके A तक का पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव। ठीक है, अब हम A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, पहली बात यह कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब जब करंट ऐसे फ्लो होता है तो हमेशा पहला टर्मिनल पॉजिटिव बनता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बनता है। ये बात आप याद रखना, किसी भी रजिस्टर में अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो उसका पहला जो टर्मिनल है पॉजिटिव बनेगा और दूसरा जो टर्मिनल है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। और दूसरी बात तो आपको पता ही है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होगा, आई आर। अगर रेजिस्टेंस R है और करंट I है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होगा, आई आर। तो अब बात यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी कि ये जो A पॉइंट है और B पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस आई आर। समझिए आप, माइनस क्यों ले रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले P और A की बात कर लेते हैं। P जो है वो पॉजिटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, A की रिस्पेक्ट में। A कौन सा पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ही पॉइंट है, लेकिन इस इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास का पॉइंट हमने सोचा, लेकिन ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का पॉइंट A। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में ये हो रहा था पॉजिटिव, V पॉजिटिव, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो हुआ V पॉजिटिव। हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसका पोटेंशियल V पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल जीरो, तो V पॉजिटिव माइनस जीरो यानी कि V पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V पॉजिटिव। अब उसी तरह आप A और B के बीच का अगर सोचो तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऐसे में ये माइनस आई आर आएगा ना, ये क्या आएगा, माइनस आई आर, इसलिए मैंने लिखा है माइनस आई आर। अब आप B से लेके N पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सोच लीजिए। मैं लिखता हूं यहां पे, ये B और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये हो जाएगा V नेगेटिव। समझिए क्यों, देखिए ये जो B पॉइंट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ही पॉइंट है और उसका पोटेंशियल हमने कितना माना था, जीरो, और
सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस वी नेगेटिव, याद है ना। सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस वी नेगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस वी नेगेटिव, यानी कि प्लस वी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव ये सिंबल है, आप समझ रहे हो। इसको आप V1 और V2 भी लिख सकते हो। ये माइनस यानी ये V का माइनस नहीं है, ये एक सिंबल है V माइनस। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। B पॉइंट की रिस्पेक्ट में N पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आएगा और वो कितना होगा, V नेगेटिव। तो अब ये सारी बातें हम लिख लेते हैं। देखिए, याद रखिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला PA के बीच में कितना, V पॉजिटिव, ये कितना A और B के बीच का माइनस IR, और B और N के बीच का V नेगेटिव। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बाहर निकलेगा अभी। ये V इजकल टू ये है V पॉजिटिव माइनस IR और प्लस V नेगेटिव। बट आप जानते हो कि V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, इसको हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, एप्सिलॉन, EMF एप्सिलॉन माइनस IR। तो ये हो जाता है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR। माइंड वेल, this is a very important equation, don't forget it. Here also in the textbook the same equation is given, just let me put here V. So V is equal to epsilon minus IR. Don't forget this V is the potential difference between the two terminals of the battery, and epsilon is the EMF, and IR is the potential drop across the resistors, internal resistance, right? Small r is the internal resistance here. Now in this equation, if the external resistance R is infinite, how it can be infinite? Suppose that the two terminals are open, means there is no resistance at all, we have not put any external resistance, then capital R can be taken as infinite, isn't it? So if capital R is infinite, that means there is no resistance at all, there is no connection outside the battery, then in that case current will be 0, no current will pass. And if no current is passing, then obviously V will be equal to epsilon. That means के V, that is the potential difference across P and Q, will be epsilon. ये बात समझ रहे हो आप? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं P और N, उसके बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो एप्सिलॉन जितना ही हो जाएगा, EMF जितना ही हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और बात देखिए, अगर I की वैल्यू बहुत कम है, करंट बहुत कम पास हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में IR जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है और उसमें भी आप बहुत ही कम करंट पास कर रहे हो, तो जो IR टर्म जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन से IR बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ऐसे में आप लिख सकते हो कि इफ IR is very less than epsilon, then V will be equal to, nearly equal to epsilon, right? V यानी कि क्या, P और N पॉइंट के बीच में जो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो है V, और एप्सिलॉन यानी कि EMF, यानी कि आपको दोनों टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो ऑलमोस्ट उसके EMF जितना ही होगा, राइट? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो V है ना, इस V को एक खास नाम दिया जाता है, वो है टर्मिनल वोल्टेज। ये नाम आएगा कई बार, आप इसको याद रखना। V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, V दरअसल क्या है, P और N टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस,
तो यानी कि ये टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट ईएमएफ जितना हो जाएगा। कंडीशन 2 कि करंट बहुत कम हो, तो ऐसे में आईआर बहुत ही छोटा हो जाएगा तब। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होता है। आमतौर पे जो ड्राई सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होते हैं। ड्राई सेल्स, उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो भी दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जैसे कि लेड सेल है या डैनियल सेल है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो ड्राई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। ड्राई सेल यानी कि आप जो पेंसिल सेल यूज़ करते हो ना, वो होता है ड्राई सेल। तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकते उसमें। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आप जानते हो कि V इजकल टू आई आर आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है उसमें से करंट पास हो रहा है I, उसका रेजिस्टेंस है R, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो होगा V, राइट। तो V इजकल टू आई आर। अब हमारा आगे का एक इक्वेशन है V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, और ये मिल रहा है V इजकल टू आई आर। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। याद रहे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R और ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो इसमें से करंट I का इक्वेशन आप बना सकते हो। I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि किसी भी सेल में जब करंट पास हो रहा हो तो उसका करंट फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है। याद रहे कि एप्सिलॉन यानी कि उसका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, R यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो, और स्मॉल r यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, एक ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं इसमें कि अगर इसमें स्मॉल r इजकल टू 0 हुआ तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, I इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, राइट। वैसे इन प्रैक्टिस स्मॉल r कभी 0 नहीं हो सकता, इंटरनल रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना उसका है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आप कम कर सकते हो, लेकिन 0 कैसे करोगे। किसी कंडक्टर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। हाँ, कम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम कर दो। ये बात याद रखना, अगर आप दोनों प्लेट के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है ना उसको दूर ना रखो, बिल्कुल पास रखो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसके आप एरिया को बढ़ा दो, उसका एरिया बढ़ा दो, तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो सकता है, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक और चीज़ याद रखना, हीट प्रोड्यूस्ड इन सेल इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एक तरह का रेजिस्टेंस है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वायर आर टी जितनी होगी। हमने अभी तक कैपिटल R के लिए ये इक्वेशन लिखा था। किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से अगर I करंट पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है और टाइम T लग रहा है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो है आई स्क्वायर कैपिटल आर टी। यहाँ पे जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होगी, तो वो हो जाएगी आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, और इसी हीट की वजह से पूरा सेल गर्म होगा। तो हीट प्रोड्यूस इन द सेल इज आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल मैं सभी एक साथ लूँगा, बाद में लूँगा। अभी हम ये सेल के बारे में बात करें तो इसका ये एक टॉपिक हम ले लेते हैं। दिस इज 3.12 सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए, सेल को भी सीरीज और पैरेलल में लगा के आप उसका जो ईएमएफ है वो बदल सकते हो, यानी कि ईएमएफ आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। इस वजह से सेल को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। इतना ही नहीं, सेल के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से
उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी फ़र्क आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करना है तब भी हम सेल को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि सीरीज़ में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। देखिए, ये आपके सामने है पहला सेल जिसका ईएमएफ है ε1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको दिखाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे R1 लिख दिया है। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि इसका ईएमएफ ε1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। और दूसरा ये सेल है जिसका ईएमएफ है ε2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज क्यों है, देखिए ये है प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये है प्लस और ये माइनस। तो अगर इस तरह से प्लस माइनस ऐसे कंबाइन किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको ए और सी पॉइंट, ये जो ए और सी पॉइंट है इसके बीच में जो एक सेल मिलेगा उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दोनों मिला के आपको एक इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। अब ये इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है वो हम समझते हैं। देखिए, हमारा फाइनल पॉइंट आप याद रखिए ए और सी है। यहाँ पे ये ए और सी फाइनल पॉइंट है और बीच का पॉइंट है वो बी पॉइंट है। अब एक बात क्लियर है, इन दोनों के बीच में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जिसको हम VAB नाम दे देते हैं, और इन दोनों के बीच में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हम VBC नाम दे देते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बन रही है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं VAC ऐसे नाम दे देता हूँ। ऑलराइट, तो अब सीधी सी बात है कि ये जो VAC है वो ऑब्वियसली VAB प्लस VBC होगा, ठीक है। और दूसरी एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें करंट पास हो रहा है। ये कैसे पास हो रहा है ये अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे कोई बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा होगा उस वजह से करंट पास हो रहा। करंट हमेशा आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा, पॉजिटिव से निकलता है करंट हमेशा, तो ये पॉजिटिव से निकलेगा, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा और ऐसे नेगेटिव में से पास होके लूप बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो VAC है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, VAB प्लस VBC। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए VAB प्लस VBC इज व्हाट, इज VAC, राइट। अब VAB का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ε1 माइनस IR1, और VBC का इक्वेशन ε2 माइनस IR2। ये बात समझ में आ रही है भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि ये VAB क्या है, इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जिसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो उसका इक्वेशन क्या देखा हमने, V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो मैंने यहाँ पे लिखा VAB इजकल टू ε1 माइनस IR1 और VBC यानी कि ε2 माइनस IR2, राइट। सीधा सही है। अब इसको अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा ε1 प्लस ε2 माइनस I कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2, सीधी सी बात है। अब ये जो है VAC का एक इक्वेशन हुआ, बट आप समझिए, आप VAC इजकल टू ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। समझ रहे हो आप। सपोज कि आप इस सेल को ही जानते हो, तो इस सेल का EMF कितना है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, और इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VAC। तो आप V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस IR इसमें भी लगा सकते हो ना। तो VAC इजकल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज ε1 प्लस ε2, R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
के एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनता है वो दोनों के ईएमएफ के एडिशन जितना होता है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है वो भी दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के एडिशन जितना होता है। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों ही चीज़ें बढ़ती है, ईएमएफ भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको यहाँ तक समझा दिया है। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, राइट। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बातें हमने कंक्लूड की वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखिए, द इक्विवेलेंट ईएमएफ in series combination of n cell is just the sum of, it is the sum of their individual EMFs, and the equivalent internal resistance of the series combination of n cells is just the sum of their internal resistance। यानी कि अगर आपने n सेल लिए हैं तो EMF जो है इन सभी सेल के सम जितना होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी इन सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम जितना ही होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम ऐसा करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इस तरह से सीरीज में लेते दो सेल को, देखिए इस तरह से, ऐसे, यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या फ़र्क है। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, फिर ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। इसको भी कहने के लिए तो सीरीज ही कहते हैं, लेकिन ये अपोजिंग मैनर में है। पहले जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था सीरीज का वो अपोजिंग नहीं था, वो सपोर्टिंग मैनर था, ठीक है। जबकि ये जो है वो अपोजिंग मैनर है। इसको अपोजिंग मैनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस है। इसमें क्या होगा कि एक सेल जो है, ये लेफ्ट साइड का सेल है, ये ऐसे करंट पास करने की कोशिश करेगा, और जो राइट साइड का सेल है वो ऐसे करंट पास करने की कोशिश करेगा, राइट। इसलिए इन दोनों को अपोजिंग मैनर में सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब इसमें एक फ़र्क आएगा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 नहीं, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 आएगा। हाँ, आर इक्विवेलेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे रखो या वैसे रखो, आर तो भाई ऐड ही होता है, रेजिस्टेंस तो सिर्फ ऐड होता है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 रहेगा, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। चलिए देखिए, ये जो कनेक्शन किया हुआ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये है पहला सेल जिसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरा सेल ईएमएफ एप्सिलॉन 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और आप देख रहे हो कि दोनों के पॉजिटिव एक तरफ और दोनों के नेगेटिव एक तरफ है। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया? ये हो गया दोनों सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें दोनों में से जो करंट पास होगा ना वो अलग अलग होगा। ये I1 करंट और ये I2 करंट, मीन्स अलग होगा ही ऐसा नहीं है। अगर सेल, दोनों ही सेल अगर बिल्कुल सेम है तो करंट सेम हो सकता है, लेकिन आमतौर पे हम जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो दोनों के जो करंट हैं वो अलग अलग होंगे। इसका करंट है सपोज कि I1 और इसका करंट है I2, तो ये दोनों करंट मिलके हो गए करंट I। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात लिख सकते हैं कि भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब समझते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ले तो वो कितना होगा। सपोज कि
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। याद रहे इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, तो ये टर्मिनल वोल्टेज या फिर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V। अब एक दूसरी बात समझिए, देखिए ये जो पहला सेल है उसका जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या फिर उसका जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा जिसको हम नाम दे सकते हैं V1, वो V1 ऑब्वियसली V जितना ही हो गया ना। ये पहले सेल के दोनों टर्मिनल यहीं पे तो आ रहे हैं, तो V1 इजकल टू V। ऐसे ही सोचिए कि अगर ये दूसरे सेल का टर्मिनल वोल्टेज यानी कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 है तो V2 भी V होगा ना, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल भी यहीं पे आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे में मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि भाई V इजकल टू V1 और दूसरा V इजकल टू V2 ऑल्सो। बट V1 का इक्वेशन क्या होता है, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। देखिए पहले सेल में से करंट I1 पास हो रहा है, राइट। और V2 का इक्वेशन एप्सिलॉन 2 इजकल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से अगर I1 और I2 का इक्वेशन ले लूँ तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे I1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R, ठीक है। और इसमें से अगर मैं I2 का इक्वेशन ले लूँ तो I2 इजकल टू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R, सिंपल। अब यहाँ पे आइए आप, देखिए हमने आगे देखा कि भाई I इजकल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे जो I1 है वहाँ I1 का ये इक्वेशन डाल दिया, I2 है वहाँ पे I2 का इक्वेशन डाल दिया। तो अब आप इसमें से लिख सकते हो एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 एंड माइनस V कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए ये रहा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 R2, राइट, माइनस V तो कॉमन है ही, यहाँ पे आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन यहाँ पे एलसीएम R1 R2, ठीक है। ये इक्वेशन किसका चल रहा है, ये इक्वेशन चल रहा है I का, ये है इक्वेशन I का, राइट। अब I का ये इक्वेशन है तो इसमें से अगर आप V को सब्जेक्ट बना लो, इस V को, तो V का इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, देखिए V इजकल टू ये एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने V को सब्जेक्ट बनाया है, ऑलराइट। अब ये इक्वेशन किसका है, V का है। V का यानी कि हमने ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है, सेल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है उसका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो उसका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इजकल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने V इजकल टू एप्सिलॉन माइनस I R इक्वेशन लिया है, ठीक है। तो V इजकल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सिमिलर ही है, होना ही चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो ये जो टर्म है वो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है और ये जो टर्म है वो R इक्विवेलेंट है, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इतना मिलता है और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो है इतना मिलता है। ये हम आगे देखते हैं, चलिए देखिए ये हो गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने लिया है उसमें आपको जो इफेक्टिव ईएमएफ मिलेगा वो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए ईएमएफ जो है, रिजल्टेंट ईएमएफ या फिर कहूँ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो आप, हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन लिया था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बिल्कुल सिंपल था, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2।
यहाँ पे आ रहा है ε1 R2 प्लस ε2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। और सीरीज में हमने जब देखा था तब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सिंपल मिल रहा था R1 प्लस R2, जबकि यहाँ पे मिल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन हो गया पैरेलल के लिए। याद रहे कि ये दोनों इक्वेशन किसके लिए है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए। ठीक है, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि कम होगा। ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, राइट, जबकि सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस इस इक्वेशन से आप समझ जाओगे कि कम होगा, क्योंकि ये बेसिकली इस तरह से लिख सकते हो आप 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस इक्वेशन से क्लियर है कि जो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, या फिर कहूँ कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 से भी कम होगा और R2 से भी कम होगा। अच्छा, अगर हम ये दोनों इक्वेशन जो है इनका रेशियो ले लें तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। देखिए ये डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 दोनों में है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और एप्सिलॉन 1 R2 अपॉन R1 R2 और दूसरी तरफ एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। तो ये फाइनल इक्वेशन मिल गया आपको कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। अच्छा, इस इक्वेशन में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमने दो सेल को जब पैरेलल में लिया है, और पैरेलल भी कैसा था, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस ऐसे जुड़ा हुआ है, तो तब का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इसका इक्वेशन है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह का कनेक्शन करते हैं, देखिए ऐसे एक सेल को आप उल्टा जोड़ दो इस तरह से, ठीक है, ये है एप्सिलॉन 1 और ये है एप्सिलॉन 2। आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसको मैंने कनेक्ट किया है माइनस और प्लस से। तो ऐसे में आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो ईएमएफ मिलेगा उसमें एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। ये एप्सिलॉन 2 की जगह पे आपको माइनस एप्सिलॉन 2 लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन 2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन 2 है वो हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन 2, बस इतना एक फ़र्क आएगा। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, वो वही रहेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल की डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ईएमएफ को फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपने ये जो सेल है ये उल्टा रखा है, तो इसका ईएमएफ जो है वो माइनस एप्सिलॉन 2 लेना पड़ेगा, बस इतना एक चेंज आपको करना चाहिए। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर हम, ये तो अभी दो सेल की बात थी, अगर हम एक साथ n सेल पैरेलल में लेते हैं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक साथ n सेल पैरेलल में लेते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन ये आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिया है उसी तरह से आगे बढ़ेगा, एप्सिलॉन 1/R1 प्लस एप्सिलॉन 2/R2 प्लस एप्सिलॉन 3/R3 एंड सो ऑन एप्सिलॉन n/Rn, ऐसे इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक इसको आप कह सकते हो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एंड 1/Ri, राइट, और इसको आप कह सकते हो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन i अपॉन Ri। आप इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि
इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं।